नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा पांडे और आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य तंजीमुद्दीन जी, जिनसे हम 2022 के चुनाव पे चर्चा करने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो में। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि 2022 के इलेक्शन में कांग्रेस कितनी मजबूती से लड़ती दिख रही है, क्या सिनारियो दिख रहा है आपको? देखिए, 2022 का चुनाव जो है वो ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। जब से हमारी राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी दीदी प्रियंका गांधी हुई हैं जी, तब से कांग्रेस पार्टी में एक नई ऊर्जा आई है जी। और हम लोग गांव-गांव, शहर-शहर, जिस तरह से शहर की प्रथम गली से लेकर गांव की पगडंडी तक हम लोग घूमे हैं। शहर में जिस तरह से लोगों का काम लोगों के बीच पहुंचे हैं और जो पिछले 5 साल का लोगों का दर्द है, वो जो दर्द को साझा किया है, जो लोगों की तकलीफ़ें थी, उसको हकीकत में उस चीज़ को समझने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। अच्छा। 5 साल में चाहे वो मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश की रही हो, आप भी मीडिया के लोग हैं, आप देख रहे हैं कि वो सारे मुद्दों पर कोई भी जनहित का कोई भी मामला रहा हो, कोई भी मुद्दा रहा हो, विकास कार्य से लेकर स्वास्थ्य विभाग, एजुकेशन सिस्टम, किसी भी मामले में वो सिर्फ उन्होंने 5 साल जो काम किया है वो नाम बदलने का काम किया है। 5 साल उन्होंने किसी चीज़ पर वो मतलब अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए कि उन्होंने उनके पास ना कोई प्लानिंग थी, किसी प्लानिंग के तहत सरकार सिस्टम जो होता है वो चलता है। प्रदेश इतना बड़ा 22 करोड़ की जनता का प्रदेश है, कोई सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं। तो जो कांग्रेस पार्टी इस बार जो हम लोग विजन के साथ आए हैं, निश्चित उत्तर प्रदेश में 10 मई को जो रिजल्ट आएगा वो सबके लिए चौंकाने वाला हो। दीदी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम लोग वन मैन शो बनकर पार्टी उत्तर प्रदेश में उभरने वाली है। 403 सीटों में हम अधिकतर सीट जीतकर हम लोग 300 प्लस सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। क्या बात है। सर, ये बताइए कि आप एक युवा नेता हैं, युवाओं के लिए जो बेरोजगारी है या युवाओं की जो भी समस्या है, इसके लिए आपकी कांग्रेस पार्टी ने क्या फॉर्मूला अपना रखा है, क्या फॉर्मूला वो आगे चल के यूज़ करने वाली है? देखिए, जिस तरह से युवा इस वक्त हताश है जी, छात्र आत्महत्या कर रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी का पूरे प्रदेश के अंदर नहीं, कहिए प्रदेश की नहीं पूरे देश की बात कीजिए, जी जी, कि जिस तरह से ये डबल इंजन की सरकार जब से आई है, एक इंजन तो पीछे लगा हुआ है, उसको अगला इंजन ढकेल रहा है, लेकिन उसकी भी ताकत खत्म हो गई। तो जो आज बेरोजगारी का आलम है, हकीकत में उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवान छात्र जिस तरह से बेरोजगार हैं, जिस तरह से लाठियां बरसाई जा रही हैं, ये बहुत ही मतलब निंदनीय है और इसकी कड़ी मजम्मत करनी चाहिए। और आज ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज छोड़िए, आम जनमानस जिनका पॉलिटिकल पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, जी जी, वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ रोड पर निकल रहा है। और आज यही वजह है, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे उपाध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि विधानसभा आते आते ये नेता दौड़ाए जाएंगे, पब्लिक कुर्ता फाड़ेगी। आज वही हो रहा है, देखने को जगह जगह मिल रहा है कि उनके सांसद, मंत्री, विधायक मार खा रहे हैं, लोगों के बीच से भगाए जा रहे हैं, गांव में तख्तियां लटक रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आना मना है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है, बेरोजगारी चरम पर है। और हमारी दीदी बहन प्रियंका गांधी ने जिस तरह से कांग्रेस की पार्टी की प्रतिज्ञा मैनिफेस्टो में दिया हुआ है, उन सब को पूरा करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और हमारी सरकार बनेगी तो बड़े स्तर पर रोजगार के संसाधन लगाए जाएंगे, बड़ी कंपनियां लगाई जाएंगी, IT सेक्टर पर काम किया जाएगा। किसानों के लिए जो हमारे नेता ने हम वादा किया है लोगों से, उसको निश्चित तौर पर पूरा करने का काम करेंगे। मैनिफेस्टो की बात की आपने, 2022 में 22 वादे, बिल्कुल, कितने पूरे होंगे? सरकार बनने दीजिए, सरकार बनती है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो बिल्कुल हम लोग उस चीज़ को लागू करने का काम करेंगे। जिस तरह से आपने देखा पंजाब में हुआ, सरकार हमारी बनी तो उस पर काम किया गया और किसानों का बिल माफ़ किया गया। उसी तरह से यहाँ पर किसानों का कर्ज माफ़ होगा, बिजली का बिल मैनिफेस्टो में है हमारे। जो भी हमारे नेता ने जो वादा किया है, जो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया, क्योंकि ये खोखले सरकार नहीं है, खोखले हम लोग प्लानिंग के तहत काम करेंगे। इस तरह से नहीं कि रात में सोए, ख्वाब आया, सुबह किसी शहर का नाम बदल दिया, ये बिल्कुल नहीं करना है। काम ज़मीनी स्तर पर लोगों के फायदे के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए
और युवाओं के फायदे के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए उनकी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जो भी चीज़ें हैं, और नए उद्योग के लिए, व्यापारियों के लिए, तमाम लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी एक बड़ी योजना लेकर आ रही है। उसके तहत हम लोग काम करेंगे। चलिए, ये बताइए कि प्रयागराज में कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत है और कितनी आपको लगता है कि यहाँ सफलता इस लेवल तक मिलेगी? देखिए, प्रयागराज का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर दो सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं जी, विधायक हैं, यहाँ पर महापौर हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। इनका आप रोड पर निकल कर देख लीजिए। सवाल उठता है कि कुंभ मेला में इन्होंने जो विकास किया, जो बनाया, रोड चौड़ीकरण के नाम पर जो इन्होंने विनाश किया, मैं तो कहूँगा वो विकास नहीं, विनाश किया। लोगों के मकान तोड़े गए, इंक्रोचमेंट के नाम पर लोगों के 10-10, 20-20 फीट का मकान अंदर कर दिया गया। हजारों की तादाद में इलाहाबाद से सैकड़ों मंदिर तोड़ दी गई। और ये विकास की बात करेंगे तो इलाहाबाद में कोई विकास नहीं, जनता हर तरफ परेशान है। आप चौड़ीकरण, रोडों की चौड़ीकरण को विकास नहीं मानते? नहीं मानते हैं, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अगर इंसान जिएगा नहीं, उसका मकान तोड़ देंगे, उनको रहने को आप शेल्टर नहीं देंगे, आप उनका घर तोड़ देंगे सिर्फ चौड़ीकरण के नाम पर। हमारे मंत्री विधायक तो वो दिल्ली जाकर रह रहे हैं, उनको नहीं समझ में आता, वो हवाई जहाज में होते, उनको ज़मीनी हकीकत नहीं पता है जी। कि जिन लोगों का रोजगार छीन गया, जो 10 बाई 10 के मकान में रहते थे, आपने उनको तोड़कर उनके सर से छत छीन लिया आपने। तो ये आंसू की कीमत जरूर सरकार को चुकानी पड़ेगी। एक आंसू का कतरा सैलाब बन जाता है, सरकार को इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। बात वहां की करूं जहां के आप निवासी हैं, शहर पश्चिमी की। जी, वहां से कांग्रेस नेता तस्लीमुद्दीन जी कितने मजबूत दिखाई देते हैं आपको? क्या लगता है उनके बारे में? देखिए, जिस तरह से बहन प्रियंका गांधी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उनको प्रत्याशी बनाकर यहाँ भेजा है इलाहाबाद शहर पश्चिम विधानसभा से, वो एक बहुत ही अब तक का बेहतरीन निर्णय है पार्टी का। क्योंकि जिस तरह से तस्लीमुद्दीन साहब की लोकप्रियता है, वो इसी इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा में वार्ड नगर निगम में पार्षद हैं, मिनाजपुर वार्ड से। 6 बार से जनता ने उन पर विश्वास जताया, लगातार 6 बार से पार्षद होते आ रहे हैं और आज भी मौजूदा वो पार्षद हैं। और एक सबसे अच्छी बात है कि उनको सभी जाति धर्म का उनको हमेशा से सहयोग मिलता रहा है, और यही वजह है कि लोग उनको इलाहाबाद के गांधी के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक अच्छी लोकप्रियता, समाज में एक अच्छी पकड़, इसलिए उनको कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर यहाँ पर भेजा है। और हम लोग उनको जिताने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि आप मीडिया के लोग हैं, आप निकल कर देखिए कि जो दूसरे दल के लोग हैं वो हैरान हैं कि ये हमारे बीच में ये तस्लीम नाम का आंधी जो है, इसको बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं। वो उनको वो सोचने पर मजबूर है। क्योंकि नेता होता है किसी एक समाज के लिए होता है जी। वो अपने समाज की बात करा, 5 साल फिर बैठ गया, फिर नहीं। लेकिन तस्लीमुद्दीन के साथ एक ये खासियत है कि उन्होंने सभी जाति धर्म, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बड़ी तादाद में उनको वोट मिलता रहा है। और यही वजह है कि इलाहाबाद नगर निगम से लेकर, इलाहाबाद नगर निगम में 22 वार्ड आते हैं शहर पश्चिमी में जी। एक अच्छी पकड़, और शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगातार उनका बने रहना, ये काबिल तारीफ है। निश्चित इसका जनता फैसला करेगी। लोग जानते हैं, क्योंकि सारे कैंडिडेट यहाँ पर, आप चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करिए, चाहे वो एक साइकिल पार्टी समाजवादी कोई कैंडिडेट है, वो उनका शायद वो भी बाहर की है, जहाँ तक, हाँ, ऋचा सिंह नाम है जी। तो वो ऋचा सिंह भी शायद बाहर की हैं, वो अलीगढ़ की रहने वाली हैं। पिछली बार यहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो उनका भी कोई अच्छा बहुत ग्राफ नहीं था। वो एक लहर थी कांग्रेस पार्टी, और हम लोगों का बड़ा उसमें सहयोग रहा। अच्छा, तो उनको वोट मिला। लेकिन इस बार जनता देख रही है कि जो हमारे बीच का नेता है, जो हमारे बीच में रहकर काम करने वाला है, जिसको हम आसानी से मिल सकते हैं, और जिसको जनता से रिलेशन मेंटेन करने का एक अच्छा खासा अनुभव है कि जनता वाकई क्या चाहती है, जनता को क्या पसंद है, जनता का ख्याल रखना जिनको काफ़ी अनुभव है। तो उस बिना पर जनता उनको ज़रूर अपना आशीर्वाद देगी, और हम लोग प्रयासरत हैं कि हमारी जीत 1 लाख वोट हम पा रहे हैं। आपने बताया कि तस्लीमुद्दीन साहब पार्षद हैं। पार्षद रहते हुए उनके कौन से काम है जो आप लोगों के जहन में रह गए हैं यादगार बनके? देखिए, इंसान का जो स्वभाव होता है वही एक ऐसा चीज़ होता है जो यादगार होता है। जी।
और तस्लीमुद्दीन साहब के बारे में बात जहाँ तक करी जाए तो उनका स्वभाव से क्षेत्र की जनता भली भांति परिचित है। मैंने आपको कहा कि वो गांधी के रूप में जाने जाते हैं, तो उसका मतलब ही ये हुआ कि शरीफ इंसान, दो बात लोगों की सुनने वाला, बंदूक की साए में ना रहने वाला, कोई एक मुकदमा नहीं है। बात मेरी नोट कीजिएगा, कोई एक प्रशासनिक कोई ऐसा आपराधिक मुकदमा नहीं है कि कोई आरोप लगा हो राजनीति में, तो ये बड़ी चीज़ है। जनता समझती कि जो नेता आसानी से मिल जाए, जिसके ऊपर कोई, जिससे लोग भयभीत ना हो। आज तो ये है कि जो विधायक इंसान हो जाता है, एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, तो जनता ये सोचती है कोई मिलने जाए तो सोचते विधायक जी हमारी तरफ देखें तो हम उनसे नमस्कार कर लें। लेकिन तस्लीमुद्दीन साहब के साथ ऐसा नहीं है। वो तो पीछे भी कोई भी आम आदमी अपने स्कूटर से चलने वाले साधारण से व्यक्ति और लोगों के बीच में अच्छी पकड़ रखते हैं। तो ज़रूर ये चीज़ लोगों को अच्छे बुरे की परख आज के दौर में सभी को है। तो ये चुनाव, इलाहाबाद पश्चिमी का चुनाव पूरे प्रदेश के अंदर एक ऐसा चुनाव है कि फेस वैल्यू का चुनाव होने जा रहा है। पार्टी से ऊपर, पार्टी तो है ही हमारे साथ, पार्टी के लिए तो लोग वोट करेंगे ही करेंगे, लेकिन 70% लोग फेस वैल्यू पर तस्लीमुद्दीन को इस बार वोट देने जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, सारे धर्म और जाति के लोग, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, अब शहर की प्रथम गली से लेकर गांव की पगडंडी तक, आखिरी छोर तक मैं बता रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि लोग हमारे साथ हैं और वोट दे रहे हैं। यहाँ तक कि दूसरे दल के नेता, वो उनका परिवार चाहता है कि वो वोट हमें करने वाले हैं, वो उनको आने वाले वक्त में समझ में आएगा। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, आपके शहर पश्चिमी में ही, जहां एक तरफ कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं, सपा से इस बार ऋचा सिंह जी आई हैं, डॉक्टर ऋचा सिंह जी, वहां पे तस्लीमुद्दीन साहब की क्या रणनीति होने वाली है इनके विरोध में, क्योंकि कॉम्पिटिटर हैं ये अब उनके? देखिए, कंपटीशन तो बिल्कुल है, चुनाव है तो चुनाव के लिए लड़ने जा रहे हैं, तो बिल्कुल दो लोगों के बीच में चुनाव है, एक अच्छे और बुरे में चुनाव है। सच और झूठ का चुनाव है ये, और सच्चाई और बुराई का चुनाव है यहाँ पर। खास करके शहर पश्चिमी की अगर आप बात करेंगे तो हमारा तीसरे कैंडिडेट का तो कोई मतलब भी नहीं बनता है, क्योंकि ना वो सत्ता में है, ना उनकी जवाबदारी है, ना ही उनका कोई मतलब है। सवाल होगा सिद्धार्थनाथ सिंह से। मौजूदा विधायक हैं, मिनिस्टर हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर चमकती चीज़ हीरा हो, ये भी जानते हैं लोग। बहुत बड़े नेता हैं, दिल्ली के नेता हैं, इस लिहाज से उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है, आप इलाहाबाद के निवासी हैं, इलाहाबाद में रहते हैं। कोरोना काल में बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा मृत्यु, सबसे ज़्यादा लोग अगर मरे हैं तो वो इलाहाबाद में मरे। प्रयागराज की धरती को, संगम को इन्होंने लाल पीला कर दिया। किस तरह से लाशें जल रही थी, किस तरह से लाशें दफनाई जा रही थी, सिस्टम का फेलियर था। हॉस्पिटल में प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं, और यही हाल पूरे कैबिनेट मंत्री होते हुए, स्वास्थ्य मंत्री होते हुए पूरे प्रदेश के अंदर लाशों का अंबार लगा था। और कैबिनेट मंत्री दिल्ली में बैठकर 5 स्टार होटल का नाश्ता मंगा के घर पे नाश्ता करने का काम करते थे। तो ये जो मौजूदा हालात हैं जनता जानती है, और मैं तो ये कहूँगा इलाहाबाद पश्चिमी की जनता से और साथ ही साथ पूरे प्रदेश की जनता से, अगर अपने परिवार को आपने कोरोना में खोया है, अगर अपने परिवार को वाकई खोया है और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से आपको किनारा करना पड़ेगा। शहर पश्चिमी में किन मुद्दों के साथ उतरने वाली है कांग्रेस? देखिए, जन सेवा सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। इलाहाबाद पश्चिमी के अंदर हम लोग जिस तरह से कार्यकर्ता गली गली घूम रहा है, लोग कांग्रेस पार्टी के बारे में प्रत्याशी को जिस वक्त सुन रहे हैं, उत्साह का माहौल है, महिलाएं खुश हैं, और बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, युवा, नौजवान, हर तरफ कांग्रेस पार्टी का नारा कि बस
तस्लीमुद्दीन हमारे बीच में आए हैं, इस बार हमको गांधी मिल रहा है, इस युग में गांधी मिल रहा है। तो ये इलाहाबाद पश्चिमी के लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं तो कहूँगा कि ये कहना कि लोगों के लिए कि बड़ा ही सस्ता नेता आपके बीच में, कि बड़ी आसानी से आपको उपलब्ध होने जा रहा है। विधायक होंगे आपके बीच में, लेकिन बड़ी आसानी से आप मिल सकते हैं। रात 2 बजे भी आप आ जाइए तो मिल लेंगे आपको। दिल्ली इनका दूसरा घर नहीं है, इलाहाबाद स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास घर है, आप कभी भी आकर मिल सकते हैं। लेकिन और नेता तो सब बाहरी हैं, और ये बरसाती नेता हैं, मौके के नेता हैं जी। आज बीच में पकौड़े कोई तल रहा है, कोई किसी की बात करेगा, कोई किसी की बात करेगा। लेकिन जनहित का जो मुद्दा है, असल में लोगों को चाहिए जो विधायक हो उनके लिए अच्छी योजना क्षेत्र में लगा सके कि लोग दिल्ली बम्बई पलायन ना करें। नौजवान कोई उस पर काम नहीं हो, बाढ़ आती है, बांध बने नहीं हुए, शहर में, घर में, गांव में पानी घुसा जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं। सड़कों का बुरा हाल है, 20-20 साल पुराने ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, कोई बदलने वाला नहीं। भाई पार्षद के पास ये बजट नहीं होता है। मंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने बड़े विकास के काम किए हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? मंत्री जी से पूछिए कि मंत्री जी जिस हेलीकॉप्टर से, जिस प्लेन से दिल्ली से आते हैं, मंत्री जी को मेरा चैलेंज है, माननीय मंत्री जी आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो आप बमरौली एयरपोर्ट से उतरिए और बाइक से, ना कि अपनी 50 लाख की गाड़ी BMW से, हाँ। बाइक से घूमने का काम कीजिए। आप इलाहाबाद बमरौली से जॉनसनगंज तक आएंगे तो आपको बुखार हो जाएगा, पेट की पसली आपकी उखड़ जाएगी, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। और आप बात करते हैं विकास की, साहब जमीन पर आइए। आपराधिक मामलों के बारे में भी वो कहते हैं कि खत्म हो चुके हैं अपराध पश्चिमी में। और देखिए, जिसकी सोच अपराध की हो, पहली बात तो वो पश्चिमी को उन्होंने समझ लीजिए बीहड़ का जंगल सोच लिया है। अच्छा, वो सोचते हैं कि पश्चिमी की जनता ददुआ की रिश्तेदार है, वीरप्पन की रिश्तेदार है। क्या है कि वो ये बात कर रहे हैं कि जंगल राज माफिया। अरे जो खुद माफिया हो, जिसके ऊपर खुद आरोप हो, भाई एक कहावत है, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। बिल्कुल, कौवा के साथ कौवा ही उड़ेगा और कबूतर के साथ कबूतर ही उड़ेगा। तो इनको ये जो है, इन्हें वो दिखता है। तो इनको ये समझना पड़ेगा कि हर किसी को एक तराजू में ना तौलें। माफिया है, इनके ऊपर खुद के आरोप हैं, उसको सिद्ध करें। सरकार में, सिस्टम में तो क्लीन चिट ले ही लेंगे। उनको क्लीन चिट मिलने में कितनी टाइम लगेगा? लेकिन हकीकत यह है कि जनता देख रही है और उन्होंने सारे मुद्दे पर फिलहाल चुनाव में हम जा रहे हैं। और वो, मैं तो उनको खुला चैलेंज करता हूं कि 1 to 1 मुझसे डिबेट कर लें। मैं खुला चैलेंज आपके माध्यम से करता हूं। लेकिन हकीकत में राम के नाम को लेकर बदनाम ना करें। राम के नाम जब ले तो बच्चों के चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। जय श्री राम का नारा लगाएं। इन्होंने जय श्री राम का नारा, मैं बहुत सारी डिबेट में जाता हूं तो जय श्री राम का नारा लगाकर दहशत पैदा करने का काम करते हैं। बल्कि मैं कहता हूं साहब, माहौल ऐसा बनाइए जहां आप जय श्री राम का नारा लगाएं तो एक एक बच्चा चहक उठे। भगवान राम को आप बीच में लाकर बदनाम करते हैं, उनके नाम नारे को, आपने नाम को दहशत बना दिया है। हकीकत इस चीज़ को फील करके देखिए। 2014 के बाद से हम अमन पसंद लोग हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। लेकिन आपने हम लोगों को, हिंदुस्तान को दो राह पर खड़ा कर दिया। ये कहाँ तक जाए? जनता देख रही, ऊपर वाला देख रहा है। आप कहते हैं हम राम को लाएंगे। आपको लगता है कि हम अल्लाह को ला सकते हैं, वो राम को ला सकते? जिन्होंने हमको पैदा किया वो उन पर अब दावा ठोक रहे कि हम राम को लाएंगे। अरे राम को लाने को, राम को आप ला सकते, राम ने आपका इंतज़ाम कर दिया है। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम ने आपका इंतज़ाम कर दिया है। 2022 के बाद आप 22 साल क्या 200 साल उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सरकार बनने वाली नहीं है। तो ये बताइए कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब के लिए 2022 के चुनाव के बाद कांग्रेस की क्या नीतियां होने वाली हैं और प्रियंका जी कितना उस नीतियों को लागू करने में सफल होने वाली हैं? देखिए, प्रियंका जी का बहुत क्लियर विजन है और हम कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारा एक एक कार्यकर्ता विजन पर काम करता है। हम डराने, धमकाने और फूट डलाकर एक दूसरे को लड़ाने की राजनीति ना करते हैं और ना ही ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है। हम काम करेंगे ज़मीनी स्तर पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, दीदी प्रियंका गांधी का जो वादा है, और हम नेहरू की सोच वाले, गांधी की सोच वाले, हमारे अंदर सावरकर का सोच नहीं है
कि हम मुंह में राम और बगल में छुरी रखेंगे, ऐसा नहीं है। जो वादा करेंगे कांग्रेस पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं होती तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने 70 साल का ये रोना रोते हैं, बंद कीजिए रोना। मैं कहता हूँ अगर 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया है साहब, तो आप 7 साल से बेचते जा रहे हो, ख़त्म नहीं हो रहा है। आपने हवाई जहाज़ को बेच डाला, आपने तमाम सरकारी मशीनरी कंपनियों को बंद कर दिया और अपने दोस्त को दे डाला, दोस्तों में बंटवारा कर दिया सबका। तो ये सब सवाल है और जनता जानती है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग बहुत जागरूक हैं। सब लोग, सब सारे धर्म जाति के लोगों ने मन बना लिया है 2022 में एक इंजन निकलेगा और 2024 का इंजन तो फेल हो चुका है। अच्छा। वो तो बस अब ये सौभाग्य कह लीजिए कि ये टाइम काट रहे हैं लोग, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो। अब अगर ये सरकार 2 साल 6 महीने में तो ये ना हो जाए कि जीएसटी और टैक्स भरने के लिए लोगों को लोन लेना पड़ेगा। व्यापार नहीं है, व्यापार खत्म हो चुका है। जीएसटी भरने के लिए सरकार पहले तो ये ब्यौरा दे कि जो जीएसटी से, जो टैक्स से कमाई हो रही है वो कहाँ जा रहा है, किनकी झोली भरी जा रही है। हजारों हजार करोड़ रुपए की बात करते हैं, नोटबंदी से किसको फायदा, वो गिनाए। आतंकवाद की बात करते हैं, आतंकवाद भैया क्लास का देखिए, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जो सबसे शरारती होता था, टीचर उसको ही मॉनिटर बनाती थी। स्कूल के टीचर उन्हीं को मॉनिटर बनाते जो सबसे ज़्यादा शरारत करता था। तो उसको टीचर को बड़ा, जब मैंने इसको बना दिया मॉनिटर, तो क्लास में शरारत कौन करेगा। तो अगर ये इस बात पे कहते हैं कि हमने 2.5 साल में दंगा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो भाई दंगाई तो खुद ही रहनुमाई कर रहे हैं, तो दंगा कहाँ से होगा। और दंगा कौन चाहता है, दंगा तो एक प्लान होता है, कराया जाता है। अच्छा। हमारा पड़ोसी हमारे साथ खुश है, हम उसके साथ खुश है, हम उसके साथ दिवाली मना रहे हैं, वो हमारे साथ ईद मना रहा है। ये दंगा कहाँ से, तो दंगा चुनाव की साजिश होती है। अच्छा। ये नेता कराते, ये खास एक दल कराता है, वो करा रहे हैं और लोग उसको, लेकिन अब जनता समझ चुकी है, अब कोई दंगे की राजनीति नहीं, ये सिर्फ मौके से भटकाने की बात है कि जो असल मुद्दा है, जो ज़मीनी, जो बुनियादी मुद्दा है, उस मुद्दे से भटकाने के लिए ये पार्टी की साजिश है जो लोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी इन सब चीज़ों से बहुत दूर है, साफ ईमानदार छवि के लोगों को टिकट दिया गया है। अब जैसे आप बात कर लीजिए इलाहाबाद पश्चिमी की, तस्लीमुद्दीन साहब पर 151 का भी चालान नहीं है। तो आप समझिए 32 साल 35 साल की राजनीति में एक मुकदमा नहीं है। तो जनता देख रही, भाई शरीफ आदमी, किसी से कोई बैर नहीं, राजनीति में कभी कोई अपराध नहीं, वरना आज के दौर में तो एक प्रधान भी हो जाता है तो लोगों को रोड पर कहाँ गाड़ी रुकती है फिर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग भी फील्ड में निकल रहे हैं, देख रहे हैं जो आज माहौल है, और ख़ुद भी लोग परेशान हैं। चाहे वो सबसे बड़ी बात व्यापार लोगों का ख़त्म है, लोग बेरोजगार हैं, पेट की लड़ाई है, उसमें ये कहाँ, ये तो सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये तो कहते हैं कि हम काफ़ी लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, हर जगह इन्होंने बड़ी-बड़ी लिस्टें दी हैं। मुंह खोला और कुछ भी बोल दिया। हिंदुस्तान की आबादी 100 करोड़ 120 करोड़ है, वो 300 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवा दे रहे हैं माननीय मोदी जी। तो कहने में क्या जाता है, डेली 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं, 5 साल में दिए होते। आपको नहीं लगता है कि ये बेरोजगारी हर सरकार में होती है? ना युवा किसी सरकार से सेटिस्फाइड होते हैं और ना किसी सरकार में बेरोजगारी खत्म होती है। देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं कि इस सरकार में अगर आप आकलन कीजिएगा तो इस सरकार ने सिर्फ छात्र को छात्र से लड़ाया, पत्रकार को पत्रकार से लड़ाया, जज को जज से लड़ाया। आप देखिएगा, मैं जो बता रहा हूँ ये एक सोची समझी साजिश है। अच्छा। कि आपको हम आपके ही मुद्दे में उलझा देंगे, आपके ही बीच में उलझा देंगे, आप फिर बुनियादी चीज़ों पर सवाल नहीं करेंगे। ये इनकी प्लानिंग है। और रोज़गार निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी, कोई सरकार आ जाएगी तो घर घर रोज़गार देगी, लेकिन जिनका है उनका तो न छीनिए साहब। 20,000 लोगों को एयर इंडिया से निकाल दिया गया, लाखों करोड़ लोगों को BSNL बंद कर दिया, निकाल दिया गया, LIC बिक गई, और आप और क्या क्या उठा कर देखेंगे, ये बेचेंगे। रेलवे को प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हैं, तो ये रोजगार ही तो जा रहा है। चलिए, आपसे एक आखिरी सवाल पूछती हूँ कि गठबंधन का दौर चल रहा है जी, कांग्रेस गठबंधन से नहीं लड़ रही है, बिल्कुल, तो आपको नहीं लगता है कि इसको घाटा होगा इससे? देखिए, गठबंधन तो एक सहारा है, जिनको ये यकीन नहीं है कि वो सरकार बना पाएंगे। अच्छा।
तो ये तो एक कहावत है, जैसा गांव में लोग कहते हैं कि डरे वो बनिया जो कम तौले। हम कम तौलने वाले में से नहीं हैं। हम लोग पूरी मजबूती से उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं और आगामी 10 मार्च 2022 को जी दीदी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में एक मजबूत और एक जिम्मेदार सरकार बनाने जा रहे हैं। ये चीज़ मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और बाकी जो छोटे दल हैं, क्योंकि ये भी एक उसूल है पहलवानी का जी कि 100 किलो का अगर पहलवान है तो उसको 100 ही किलो के पहलवान से लड़ाया जाएगा। और ये जो अन्य दल जो आपके ये अखिलेश यादव हैं और ये बहन मायावती जो 5 साल दिल्ली में नोएडा में रहती हैं, अभी सक्रिय हुई हैं, खैर उनका वो तो लड़ाई में ही नहीं है, भाजपा के लिए काम कर रही। लेकिन फिर भी ये कहने की बात है कि अगर 100 किलो का पहलवान है तो 100 ही किलो का पहलवान उससे लड़ेगा। तो ये बात जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर राष्ट्रीय पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो पूरे प्रदेश के अंदर 1 to 1 इस बार यही चुनाव होने जा रहा है। ये छोटे दल और फिर जहाँ तक अखिलेश यादव की बात करेंगे तो उनका जो स्वभाव है आप डिक्टेटर अखिलेश यादव को काफी हल्के में ले गए, जबकि काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं सपा इस बार। देखिए सक्रिय दिखाई जरूर दे रहे हैं, बिल्कुल। वो उनको हाउस अरेस्ट तो उन्होंने मुलायम सिंह को कर रखा है, वो घर के अंदर बंद हैं। जिन्होंने पार्टी की बुनियाद को, नींव को सींचा है, खून पसीने से रात दिन साइकिल चलाकर माननीय मुलायम सिंह ने सींचा है। आज अखिलेश यादव को लॉलीपॉप मिला। वो अपने घर से बैठकर 4.5 साल उन्होंने ट्विटर चलाया। रात में एक ट्वीट करते थे, सो जाते थे, सुबह उठ के बढ़िया चाय कॉफ़ी करके दिन भर लोअर टी शर्ट पहन के ट्रैकिंग करते थे, साइकिलिंग करते थे और फिर रात में ट्वीट करके सोते थे। 6 महीना पहले वो जागे हैं। चुनाव में ट्रक कसवाया, एक बस लिया उन्होंने, उससे वो रथ पर निकल गए। तो जनता भी समझ रही है कि जिस तरह से, और अखिलेश यादव की बात करें तो उनकी सोच में और माननीय नेताजी की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अखिलेश यादव डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी ख़त्म कर दिया है। नेताजी को, उनके परिवार को पार्टी से इस चुनाव में अलग कर दिया, चचा को अलग कर दिया, अपने भाइयों को, अपने परिवार को अलग कर दिया। तो आप सोचिए, जो आदमी अपने परिवार का नहीं, वो प्रदेश का कैसे होगा। और टिकट बंटवारे में भी देख लीजिए, अखिलेश यादव रोज़ा इफ्तार पार्टी के नेता हैं, मुसलमानों का वोट लेने की बात करते हैं। साल में एक बार रोज़ा इफ्तार कर देते हैं तो मुसलमान सोचता है कि उनके साथ है। लेकिन वो माननीय मुलायम सिंह जी का दौर था। हकीकत है, देखिए जो चीज़ सच है उसको कहने से नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। नेताजी का दौर था कि एक अकलियत का समाज, माइनॉरिटी उनके साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन इस बार जिस तरह से उन्होंने टिकट बंटवारा किया हमारे इलाहाबाद में, प्रयागराज में, खैर ये कैमरे पे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि उनके पार्टी में जिस तरह से उन्होंने मौजूदा और पूर्व विधायकों का टिकट काटा, पूर्व विधायक का टिकट काटा, मजबूत प्रत्याशी के रूप में थे वो। मुसलमान का टिकट काट कर किसी भाजपाई को टिकट दे दिया, क्योंकि उनको वहाँ तादाद कम करनी है। वो चाहते नहीं कि पार्टी में दूसरा आजम खां कोई पैदा हो। तो इसलिए उनकी एक प्लानिंग है और ये प्लानिंग भी मुसलमान भी बहुत अच्छे से समझ रहा है और वो अपने लिए जीते हैं। अगर वो अपने लिए ना जी रहे होते और अपने नेताओं के लिए जी रहे होते तो आज़म खां साहब 70 साल की उम्र में 24 महीने से जेल में ना होते। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इसलिए पार्टी अखिलेश यादव पूरे प्रदेश में कहीं रेस में नहीं है, बुरी तरह से हार रहे हैं और वो उनकी हताशा, ये आज पहले चरण का चुनाव हो गया है, कांग्रेस पार्टी के लिए शुभ संकेत है। और आने वाले वक्त में भी जैसे जैसे चरणबद्ध चुनाव होते जाएंगे रिजल्ट अपने आप सामने आएगा। और ये 2022 पैकअप है उनका। तो शहर पश्चिमी की जनता को आप क्या अपील करने वाले हैं? देखिए, शहर पश्चिमी की जनता, खास करके मैं तमाम युवाओं, नौजवान, बुजुर्गों और महिलाएं जो भी मुझे सुनेंगी आपके चैनल के माध्यम से, जो भी मेरे पत्रकार साथी, जो भी कांग्रेस पार्टी और जो भी अमन पसंद लोग हैं, जो भी सुनेंगे, मैं उनसे ज़रूर एक बार गुजारिश करूँगा कि सोच कर देखिए कि आप वोट 5 साल के लिए देते हैं, एक दिन के लिए नहीं। ये आप 10 मार्च के लिए वोट, 27 फेब को वोट देंगे, 27 फरवरी को, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, इसके लिए वोट नहीं दे रहे हैं। आप 5 साल के लिए वोट दे रहे हैं। चुनिएगा उसे जिससे काम ले सकें, जो आपकी ज़रूरतों को समझे। ऐसा ना हो कि आपका 10 मार्च के बाद आप ढूंढते रह जाओ 5 साल, फिर एक बार गलती कर दो और फिर 5 साल आपको भुगतना पड़े। बेहतर होगा आपके बीच का नेता, आपके शहर का, आपके घर का, आपके पड़ोस का
इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के पास घर है, आवास है, आप उनको चुनिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए और सारे प्रत्याशियों का ब्यौरा रखिए अपने पास, एक बार अपने सामने रखकर आंख बंद कर सोचिए कि जितने पार्टी प्रत्याशी लड़ रहे हैं सब बाहर के हैं, कोई दिल्ली, कोई अलीगढ़ का है, कोई कहीं का है। और जीतने के बाद जैसा कि सिद्धार्थ नाथ सिंह साहब विधायक हुए, कैबिनेट मंत्री हुए, लेकिन उनका नाश्ता उनको इलाहाबाद का पसंद ही नहीं आएगा, नेतराम का पूरी सब्जी, जब तक वो ताज होटल की चाय नहीं पियेंगे दिल्ली की, या लखनऊ में ताज में बैठेंगे नहीं। तो शहर में रहे नहीं है तो लोग, जनता जानती है, बहुत ही सस्ता नेता, बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने वाला आपके बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी रहनुमाई करने के 4.5 लाख जनता की रहनुमाई करने के लिए विधानसभा आप पहुँचाइए और 5 साल आप जैसे चाहिए जिस तरह से आप इस्तेमाल कीजिए, काम लीजिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। क्षेत्र में चारों ओर विकास की एक नई गाथा लिखी जाएगी जिसको लोग याद करेंगे। जिस तरह से वो पार्षद रहते हुए 6 बार काम किया, जनता पुकारती कि आप चुनाव लड़िए नगर निगम का, तो इस बार वो विधायक होंगे। 2027 में जनता मांग करेगी कि नहीं, आप घर ना बैठिए, आपको चुनाव लड़ना है, नॉमिनेशन हम लोग करने जाएंगे, आप घर बैठिए। इस वादे के साथ, इस उम्मीद के साथ जनता से अपील करता हूँ कि एक बार 27 फरवरी को, दिन इतवार का है, 27 फरवरी 2022 को कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करें। इलाहाबाद की 12 विधानसभा में जहाँ जहाँ कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं बड़ी तादाद में जिताकर भेजिए। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही, निश्चित एक मजबूत सरकार होगी और हम क्षेत्र के विकास के लिए रात दिन प्रतिबद्ध रहेंगे, जनता की सेवा के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए 24 घंटा उपलब्ध रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे टॉक शो में अपना वक्त देने के लिए। ठीक, थैंक यू। तो ये अभी आपने सुना कांग्रेस कमेटी के सदस्य तंजीमुद्दीन जी को, जिन्होंने बताया कि शहर पश्चिमी में अगर अमन चाहिए तो सोच के समझ के अपने विधायक को चुनिए। और उन्होंने ये भी बताया तस्लीमुद्दीन जनाब के बारे में कि वो एक गांधी हैं, तो अगर वो आते हैं तो वो कैसा परिवर्तन लाएंगे। हम आपको ऐसे ही नेताओं से रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। धन्यवाद।